आज सुप्रीम कोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हमारे चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने हल्फ उठा लिया। बड़ी बावकार तकरीब थी। सदर ममलिकत ने तो हल्फ लिया ही, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इसमें मौजूद थे, आर्मी चीफ भी मौजूद थे और जैसे मैंने कहा कि रवायती तौर पर बड़ी मुख्तसर तकरीब थी। देखिए उसकी उससे एक झलक ही से इल्म आपको होगा कि ऐवान सदर में होने वाली इस तकरीब में तमाम अहम शख्सियात मौजूद थीं, यानी जिसे कहते हैं कि पावर कॉरिडोर के तमाम प्लस, आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के 15 जज और हस्ब रिवाज जैसे मैंने कहा कि हमारे डॉक्टर अलवी ने, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने बंदियाल साहब से लिया हल्फ। और बंदियाल साहब को तकरीबन आप कह सकते हैं सितंबर 2023 तक जो है चीफ जस्टिस रहेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट मोहतरम एहसन बोन साहब भी मौजूद हैं। बोन साहब जो हैं वो ख़ुद बंदियाल साहब की जो उन्हें कहा जा रहा था जब तकरीब थी उसकी बुनियाद उन्होंने कल तकरीर भी की थी। मोहन साहब शुक्रिया, अलविदा जस्टिस गुलजार और खुशामदेद हम कहते हैं जस्टिस बंदियाल। आप समझते हैं कि जस्टिस गुलजार साहब का दौर जो बड़ा हंगामी रहा, बड़े फैसले हुए, क्या से मुतनाज़ा भी हुए, बंदियाल साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? वो कहना नहीं चाहिए इस तरह के, खुशामदेदी कहना चाहिए पहले मोहन साहब। मैं एक तो अर्ज करूं कि जस्टिस बंदियाल साहब को जो हम बतौर वकील हमने देखा या बतौर जज देखा, एक तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जस्टिस बंदियाल साहब जो हैं वो बड़ी एक सेटल्ड सी पर्सनैलिटी के मालिक हैं, जिसमें बुर्दबारी, इंकसारी और ये सारी मौजूद है। और साथ साथ ही इज ए वेरी कॉम्पिटेंट, वेल रेड और आप कह लें कि इंटेग्रिटी वाइज उन पे पूरी की पूरी जिंदगी बड़ी बेदाग सी है। और दूसरा मैं समझता हूँ कि उनमें वो चीज भी नहीं कि एक जो सडनली इमोशनल हमारी कोर्ट्स रूम में होता रहा है, वो मैं समझता हूँ कि जस्टिस बंदियाल साहब उनमें से नहीं है कि आपने भोन साहब खुद ही जिक्र कर दिया जो वो जो गुस्से वाली, मैं देख रहा था हमारे जस्टिस गुलजार साहब बसद एहतराम गुस्से में आ जाते थे। वो आसमा जहांगीर वाले मैंने देखा कि अली अहमद कुर्द तो आपको इल्म है जिस तरह तकरीर करते हैं, और उन्होंने कहा कोई दबाव नहीं होता, कोई नहीं होता। खैर हम क्या तारीख बताते कि जजों ने कैसे कैसे दबाव कबूल किए हैं पिंडी के और इसके, और यहाँ कराची में भी नाजायज़ तजावुज़ात के हवाले से फिर आखिरी फैसला भी वो जो करके गए जस्टिस असेंबली का बिल का। तो बहरहाल ये तो हकीकत है, खैर अब रिटायर्ड है, उन पर गुफ्तगू हो सकती है। तो चीफ जस्टिस गुलजार साहब का मैं ये नहीं कहूँगा कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते थे, हथकड़ी लगवा दूंगा, जेल भिजवा दूंगा, निकल जाओ। लेकिन बात सुने, इंसान जो है ना, हर इंसान यहाँ पे वो मुख्तलिफुल मिजाज साबित हुआ है। आप इंसानों के टेम्परामेंट के बारे में अगर हर आदमी यहाँ जज इंसान नहीं होता, जज जब कुर्सी पे बैठा हो तो इंसान नहीं होता। आप इससे ज्यादा जानते हैं भुवन साहब, वो जज होता है, सबसे मुकद्दस। मैंने कल अपने रेफरेंस में भी ये बात की कि बात ये है कि जजेस जो हैं वो भी इंसान होते हैं और उनसे गलती का एहतमाल भी होता है, और जहाँ गलती वो महसूस करें उसको दोबारा अगर ठीक करें तो उनकी ज्यादा बढ़ाई होती है, और वो कोई माफौकल फितरत चीज नहीं होती, इसलिए जज इंसान ही होता है। नहीं, इसलिए मैं समझता हूं मैं बहुत ही एहतराम के साथ कहूंगा कि हम जैसे आम इंसानों के फैसले कोई बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल नहीं होते, लेकिन चीफ जस्टिस जो फैसले करते हैं, अगर वो कहीं अगर के फौजी राज दुरुस्त है तो इसके असरात कौमों को भुगतने पड़ते हैं। आप इसे ज़्यादा जानते हैं। अगर चीफ जस्टिस ये कहे कि इसने कत्ल नहीं किया, और उसे एक और चीफ जस्टिस ने जो फैसला किया जिसके लिए आप कोर्ट में भी गए हुए हैं, उन्होंने तो मियाँ साहब को सारी जिंदगी के नाअहल ही करार दे दिया, सियासत के लिए कर दिया। ये चीफ जस्टिस का फैसला था ना, फिर क्यों आप चैलेंज कर रहे हैं? आपके इसीलिए मैं कहता हूं कि वो इंसान होते हैं, और इंसान से बल्कि जो लेटेस्ट जजमेंट है काजी फायजी साहब वाले केस में जो रिव्यू में आई है, इसमें बाकायदा तौर पे जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने एक पैरा लिखा है, उसमें लिखा है कि इंसान ही होते हैं जजेस और उनसे गलती हो सकती है और उनको ठीक करना चाहिए। अगर गलती पे वो
मान जाए तो उनका वकार उससे ज्यादा बुलंद होता है और अदारे का वकार भी बुलंद होता है। इसलिए ये बात मैं सबसे पहले सेटल कर दूं कि इंसान ही होते हैं। बाकी रही बात कि जस्टिस गुलजार साहब, मैं समझता हूं कि जस्टिस गुलजार साहब के उनके ओहदे में होते हुए भी उन पे बात हो सकती थी और अब नहीं है तो फिर भी बात हो सकती है, लेकिन बात बुनियादी तौर पे ये होती है कि हर इंसान का मिजाज मुख्तलिफ होता है, उसमें हर बंदे को बोन साहब, मैं आप स्पाई के वकील हैं कि मैं आपको दलीलें तो जीत नहीं सकता और मैं यही इसरार करता रहूँगा कि जो किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, किसी मुल्क का सदर हो, किसी जज हो, आर्मी चीफ हो, बड़े लोगों के फैसले बड़े नुकसान पहुँचाते हैं। हमारे जैसे लोगों के फैसले छोटे मोटे असरअंदाज होते हैं। इसलिए जब मैंने कहा जस्टिस मुनीर ने जो कुछ फैसला किया तो वह इंसान का फैसला नहीं रहा, आप तारीख आज तक भुगत नहीं रही है उसको। जस्टिस अनवारुल्लाह का केस था भुट्टो साहब के सदन में, आज तक आप नहीं कहते कि वो फैसला गलत था। बरेलवी साहब आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। जितने बड़े ओहदे पे कोई इंसान बैठा होता है उसका कोई अमल जो है वो ज्यादा अगर गलत हो तो वो निजाम को ज्यादा वो खराब करता है और ज्यादा नुकसान करता है, इससे कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि बात यह है कि हम जो हमारा निज़ाम अदल जिस लम्हे खराब हुआ और जो एक टाइम को चेंज करने वाला टाइम था 2007 की मूवमेंट में, वो हमारी अदलिया ने गंवा दिया और उस वक्त के सरबराह जो थे, बड़े अदब के साथ गुजारिश करूं, उन्होंने ये सारी गलत जो रवायतें थी अदलिया में, सीनियरिटी के असूल का प्रिंसिपल, अकरबा परवरी, मेरिट के पे अपॉइंटमेंट, ये सारी मैंने बातें कल की हैं, रेफरेंस में की हैं, बड़ी जो अदब से, जो एक टेम्परेट लैंग्वेज। लेकिन नहीं, मैं आज कल आपका खिताब बिल्कुल, आपने जहां उनकी बात चीज़ों को बहुत ही खुलकर मैं देख रहा था कि तनकीद का भी निशाना बनाया और जहां सराहा था वहां भी सराहा था। बॉन साहब, अभी तो मैंने कहा चले पहला दिन है, फिर अगर हम गुफ्तगू मजीद आगे बढ़ाएंगे तो कोई ऐसी बात न निकल जाए आपके मुंह से, क्योंकि आजकल आप सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, आजकल आप इमरान खान तक आपसे अब पता नहीं क्यों नाराज हो गए। देखें, बात सुने, ये एक शायद इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरा तो उनसे कोई खुदा न खासा जाती तो इख्तिलाफ नहीं है कि वो इस लेवल पे चले गए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कल की उनकी स्टेटमेंट या उनकी एंग्जाइटी और पैनिक होने से मुझे लगता है कि वो मुखालिफ नुक्ता नजर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहते। हालांकि मैं समझता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस जो होता है, इस लेवल का ऑफिस, उसमें अगर आप कल्चर ऑफ टॉलरेंस को प्रमोट करेंगे, इख्तिलाफी नुक्ता नजर को सुन के उसके बाद आगे मसाइल को हल करेंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर है। ठीक है, शुक्रिया एहसन मौदा। मैंने तो सिर्फ हल्का सा थोड़ा सा पूछना चाहा था, वो आपसे मैंने कहा ना, आपसे मैं कहा बहस या कोई दलील आप जैसे पाए के वकील के सामने दे सकता हूँ। बड़ा शुक्रिया कि मैंने जैसे कहा कि 28वें चीफ जस्टिस की हैसियत से और पाकिस्तान की पूरी सियासत पर जजों के फैसले हमेशा असरअंदाज होते हैं, मुस्तकबिल में उसके गहरे असरात पड़ते हैं। और वैसे तो भवन साहब से यही मालूम करना चाह रहा था, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब के सिलसिले में, क्योंकि उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है कि उन्हें सारी ज़िंदगी नाअहल नहीं किया जा सकता, लेकिन मियाँ साहब के हवाले से जो नई मेडिकल रिपोर्ट आई है वो एक तनाज़े का बाइस बन गई है। और मियाँ साहब वहाँ मौजूद हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन जो नई मेडिकल रिपोर्ट जो लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल की गई है, कोई डॉक्टर शाल हैं वाशिंगटन के, और उनके सबसे बड़ा सवाल तो यही उठा कि क्या नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है ये हकीकत है, यानी जो ये कहा गया है कि कोरोना के सबब मियाँ नवाज शरीफ सफ़र से गुरेज करें, गालिबन इसी तरह कहा गया है ये जो मियाँ साहब के बारे में। फिर ये भी कहा गया है कि क्योंकि मियाँ साहब की एंजियोग्राफी होनी है, इसलिए भी उनको जो है सफ़र नहीं कर सकते। बल्कि मियाँ साहब के हवाले से ये भी कहा गया कि जनाब उनकी जो बेगम बीमार थी, उससे भी उनकी सेहत पर
बड़ा असरात पड़े और यकीनन मियाँ साहब और उनकी बेगम के जो ताल्लुकात थे महज एक बीवी के नहीं बल्कि एक सियासी और नज़रियाती भी थे। तो इन असबाब के साथ रिपोर्ट में ये कहा गया है और कि मियाँ साहब हरगिज़ सफ़र ना करें, लंदन में रहें। इसको चैलेंज कर रही है हुकूमत। फवाद चौधरी साहब ने मज़ाक भी उड़ाया। लेकिन हमारे साथ बैरिस्टर इफ्तिखार अहमद मौजूद हैं, बड़े सीनियर लॉयर। बैरिस्टर साहब, ये जो लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई है मेडिकल रिपोर्ट, कोई डॉक्टर शाल हैं उनकी, क्या होम ऑफिस बल्तानिया का इस रिपोर्ट को कंसीडर करेगा, तस्लीम करेगा? क्योंकि ये बहुत बड़ा है ना कि मियाँ साहब हुकूमत से जो 10 साल उन्हें सज़ा हो गई थी, इजाज़त दे के आए थे कि उनकी तबीयत नासाज है। बैरिस्टर जी, उसके साथ देखें, अब तो होम ऑफिस में है ही नहीं। इनका होम ऑफिस का केस तो खत्म हो गया जिसमें इनका वीजा रिफ्यूज कर दिया था उन्होंने। अब वो है ट्राइब्यूनल के सामने पेंडिंग अपील, उसका डिसीजन हो भी गया हो। लेकिन ये जो रिपोर्ट है या ये लेटर है, ये जो भी है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है उस पे। ये तो पाकिस्तान के पर्पज के लिए है और बड़ा आसान होता है बाहर किसी आप कहें कि ये कहीं वेस्ट में इस्तेमाल नहीं होगा, आपका ये बयान या आपका ओपिनियन ये पाकिस्तान में होगा, तो जो मर्जी आके वो लिखते हैं। वो होम ऑफिस का इससे कंसर्न नहीं है कि पाकिस्तान जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। उनका कंसर्न तो उनकी अपील के साथ है जिसका फैसला उनको होना है। लेकिन जहां तक इसका ताल्लुक है इन डॉक्टर साहब की इस रिपोर्ट का, देखें, जब नवाज शरीफ साहब लंदन गए तो उनके मॉलेज वहां थे हार्ले स्ट्रीट में, जो उनको ट्रीट करते रहे, जो टेस्ट वगैरह दूसरे हॉस्पिटल से वो लेते रहे, वो करता। लेकिन जब आप किसी डॉक्टर को ये कहें कि आप मुझे ये लिख दें कि मैं ट्रेवल नहीं कर सकता, तो वो तो यूके का कोई डॉक्टर नहीं करेगा। वहाँ तो बड़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी सिस्टम है। अब मैं जाती तौर पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम नहीं है। मैं 8 मरतबा पिछले 2 साल में इंटरनेशनल ट्रेवल कर चुका हूँ और ये बिल्कुल बोगस बात है जो उसमें लिखी गई है कि ये ट्रेवल, हालांकि एयरपोर्ट। अच्छा, अगर आपके ख्याल में ये आप ये कह रहे हैं कि ये कोविड एसओपी के साथ सबसे सेफेस्ट सेक्टर ये है बिजनेस का। आपका कहना ये है कि बैरिस्टर के ये कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आपका कहना ये कि ये बोगस है और हुकूमत ही जाली कहती है। लेकिन बहरहाल आपको इल्म है कि जिन डॉक्टर्स ने ये रिपोर्ट दी है, डॉक्टर शाल, उनसे भी तो पूछा जाएगा। कोई अगर और बड़े किसी माशाल्लाह किसी रिस्पेक्टेड और इंस्टीट्यूशन, इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन के डॉक्टर हैं शाल, उन्होंने रिपोर्ट दी है, तो फिर इसके मैंने उन डॉक्टर को भी तलब किया जा सकता है। वो उनका भी जो है, हमारे यहाँ पहले तो आपको इल्म है ना, हम लोग जब छुट्टियाँ लेते थे वो बन जाती थी 20-25 रुपये में जाली रिपोर्ट के लिए। यहाँ 15 दिन तक घरों में रहना बड़ा आसान होता था, अब ज़रा मुश्किल हो गया है। अब ऐसा मामला तो नहीं होगा ना मियाँ साहब के सिलसिले में कोई डॉक्टर शाल जाली इस तरह का रिपोर्ट दे दें? बैरिस्टर देखिए, डॉक्टर का ओपिनियन है ये जो उन्होंने खत लिखा है टू होम इट मे कंसर्न, इसमें मेडिकल रिपोर्ट शामिल नहीं है। ये इन्होंने उनको मिले हैं या देखा है। उनका पिछली दफा मैंने कहा था एंजियोग्राफी कराएं, एंजियोग्राफी तो 15 मिनट में हो जाती है, तो उनको दोहराना पड़ा कि एंजियोग्राफी इनकी होनी चाहिए, उसमें शक नहीं। लेकिन अहम सवाल ये है जो शायद कोर्ट उसको एनालाइज करेगी कि ये तो गए थे लो प्लेटलेट काउंट्स की वजह से, वो इनका रिस्क था। और वहाँ जब वो उनका चेकअप्स वगैरह हुए तो उसके बाद तो वो इशू रहा नहीं। ये तो मॉर्बिडिटी जो है इनकी इलनेस की, वो तो हम सबके साथ उम्र के साथ लगी होती है, डायबिटीज भी होती है, हार्ट भी होता है। लेकिन वो अब सीरियस मामला ये है कि जो अंडरटेकिंग शहबाज शरीफ साहब ने दी है लाहौर हाई कोर्ट में, उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर लाहौर हाई कोर्ट किसी वजह से इसको नहीं अहमियत देती इनके ओपिनियन का, डॉक्टर साहब के, और उनको रिजल्ट्स नहीं मिले टेस्ट की, प्रॉपर जिसे कहते हैं एक मेडिकल रिपोर्ट, तो वो फिर इनको फेस करना पड़ेगा। और वो जो ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट का होगा वो नवाज शरीफ साहब के वहाँ के स्टे पे असर डालेगा। शुक्रिया मोहतरम बैरिस्टर इफ्तिखार अहमद। और बैरिस्टर इफ्तिखार अहमद तो इस रिपोर्ट के बारे में उनका ये कहना था कि सॉरी टू से, मैं उनका लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो उसको तस्लीम नहीं कर रहे। और उनका ये भी कहना है कि होम ऑफिस भी इसको तस्लीम नहीं करेगा। गो के गिलानी साहब की गैर हाज़िरी सेनेट में जो है उसको
हफ्ता वो एक होने खा रहा है, लेकिन उसकी बाज़गश्त पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर सुनाई दे रही है। और मैं देख रहा था कि एक सबसे बड़े कसीर अशात अखबार ने इस पस मंज़र में ये कहा है कि अपोजिशन की जो जमातें डील कर रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के बारे में आवाम की राय है कि 52% लोगों का ख्याल है कि वो डील इस्टेब्लिशमेंट से करने जा रहे हैं, कर चुके हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे कमरुज़्ज़मा कायरा साहब से। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। GTV मुजाहिद बिल भी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। और हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर, सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन मोहतरम यूसुफ गिलानी साहब सेनेट से क्या गैर हाजिर हुए उस बिल के वक्त कि एक हंगामा मचा हुआ है और उनको ख़ुद पार्टी की जानिब से भी एक हल्का कह रहा है और हुकूमत की जानिब से दूसरे अंदाज में नून लीग भी उन पर तनकीद कर रही हैं। और उनके यानी फिर जो मैंने कहा ना, मौका मिल गया उनके कुरैशी साहब को। और फिर शायद जो मैं देख रहा था, जो इस वक्त एक सर्वे आया है आज एक कसीरुल अशात सबसे बड़े अखबार का, उसने इसी पस मंज़र में ये शायद कहने की कोशिश की है कि गिलानी साहब ये ख़ुद नहीं कर सकते थे, ये पार्टी की क़यादत के सबब होगा। और इसी सबब उनका कहना है कि आवाम में इस्टेब्लिशमेंट, आवाम की राय है कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट से करीब है और ये 52% लोगों की राय है। जबकि उसके मुकाबले में उनका ख्याल है कि मियाँ साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और वो 26% आवाम ये समझते हैं। फिर मियाँ साहब हमारे हज़रत मौलाना फजल रहमान तो उन्हें तो ज़्यादा होना चाहिए जितने वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट 21%, जमात इस्लामी के बारे में 17% कहते हैं। तो ये बहरहाल जो कसीर अशात अखबार ने, और इससे पहले जो सर्वे आ रहे हैं, कोई पार्टी उस तरह चैलेंज नहीं करती, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो ये कहती है कि जनाब पीपल्स पार्टी ने, और जो हकीकत भी है कि उनके कायद भुट्टो साहब भी शहीद हुए, मोहतरमा भी शहीद हुई, बड़ी जेलें काटें, लेकिन मौजूदा पीपल्स पार्टी के गालिबन ये परसेप्शन या सर्वे है, इससे एग्री करें ना करें। अब देखते हैं हमारे मोहतरम कमरुज़्ज़मा कायरा साहब बड़े सीनियर पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। कायरा साहब शुक्रिया। एक तो सबसे पहले आप हमेशा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, नियाज़मंदी फरमाते हैं। कायरा साहब, गिलानी साहब की बाद में बात होगी, लेकिन मैं गिलानी साहब की बात को इससे जोड़ूंगा कि ये जो एक कसीर अशात अखबार में सर्वे आया उसमें 52% लोगों का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट से डील हो रही है, हो चुकी है या है, उसके मुकाबले में मियाँ साहब से नहीं। और मैंने कहा ये शायद ये जो पास में जो चंद आप लोगों के फैसले हुए हैं, ख़ासतौर पर ये जो फैसला है, इस पस मंज़र में शायद कहा जा रहा है। कायरा साहब, अखबार तो खैर बादशाह लोग हैं जी, जो भी चाहे लिख सकते हैं। सवाल ये है कि बरेलवी साहब, पीपल्स पार्टी का माजी क्या है? अगर तो पीपल्स पार्टी माजी में इस तरह की डील्स और समझौते करती रही तो फिर आपकी बात के साथ एग्री कर सकता हूं कि चले, ऐसा भी हो सकता है। और अगर हमारा माजी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है कि हमने कभी समझौतों के जरिए इक़्तिदार हासिल नहीं किया, हमें कोई सपोर्ट के जरिए इलेक्शन जितवाया नहीं गया। हाँ, हम गवर्नमेंट में आते हुए बीबी शहीद ने ये समझौते थोड़े बहुत गुफ्तगू करके, कुछ न कुछ एडजस्टमेंट्स करके पाकिस्तान के हालात के सामने उन्होंने कुछ न कुछ जरूर किए, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वो ट्रांसफर ऑफ पावर की हद तक तो बात करके जा सकती है। पीपल्स पार्टी का ये माजी नहीं है और यही हम समझते हैं कि असल कजिया क्या है। मसला ही सबसे बड़ा ये है कि इस रोल के अंदर सारे इदारों को अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। पार्लियामेंट बड़ा पावरफुल, बड़ा सोवरन इदारा है, तगड़ा इदारा है, इसको अपना रोल अदा करना चाहिए। फौज हमारा बहुत ही हमारा कौमी इदारा है, इस इदारे को अपना एक रोल है उसका डिफाइन, वो अपना रोल अदा करना चाहिए। जो दुनिया के सारे ममालिक में जुडिशरी को अपना रोल अदा करना चाहिए। इस वक्त हमारा रोल सबके थोड़े थोड़े अपने रोल से बाहर है, जिसकी वजह से जो इम्बैलेंस है इसने पाकिस्तानी रियासत को जकड़ा हुआ है। लेकिन कायरा साहब, बहरहाल जब गिलानी साहब 8 सेनेटर का जिक्र तो नहीं करते, जो पता नहीं कौन सा दिलावर ग्रुप है, लेकिन उस वक्त जो एक बहुत ही सेंसिटिव वक्त था और बड़ा क्रूशियल टाइम था,
उस वक्त उनकी वोटिंग पर गैरहाजिरी पर, बल्कि मैं सॉरी टू से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपका भी मैंने रद्द अमल करा कि गिलानी साहब को मौजूद होना था। दीगर इवन पार्टी के अंदर बड़ा इस पर रद्द अमल का इजहार आया। और इसी पस मंज़र में मैं आपसे कह रहा था कि शायद ये वाली बात कि पीपल्स पार्टी शायद किसी इस्टेब्लिशमेंट से डील की तरफ जा रही है, अवाम की ये राय सोच बढ़ रही है। कायरा साहब, बरेली साहब, मैंने जो कहा था वो मैं अभी भी कह देता हूँ। मेरे ख्याल में उनको वहां होना चाहिए था, ये बात अलग है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि गिलानी साहब ने किसी साजिश के तहत, किसी समझौते के तहत, किसी मसलहत के तहत ये किया। नो, बात ये है, आप खुद समझिए ना कि 43 वोट हो जाते हैं। एलिगेशन ये है, या गिलानी साहब का नाम लेने के जो बातें की जा रही हैं वो ये है कि जी गिलानी साहब ने वोट नहीं डाला, वो मुल्तान चले गए, वो किसी समझौते का हिस्सा थे, उन्होंने शायद कोई डील की है, पीपल्स पार्टी ने कोई डील की है, लाइक दिस। इससे इस तरफ इशारे किए जा रहे हैं। अब जरा गौर कीजिए, अगर ये होता तो फिर क्या 43 वोट करके और टाई के ऊपर आके चेयरमैन ने वोट डालना था, एक मेंबर और होता तो गवर्नमेंट का ये बिल डिफीट हो जाता, फिर तो चेयरमैन अपना वोट नहीं डाल सकते थे ना। 43 हुए, ये बात दुरुस्त है। गिलानी साहब होते तो 44 हो जाते, ओके। लेकिन उसको ये कहना कि जी हुकूमत ने इतनी साजिश की, गिलानी साहब ने भी समझौता कर लिया, पीपल्स पार्टी ने भी डील कर ली और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गई, सब कुछ हो गया, और 43 के ऊपर टाई वोट आके मिला, क्या ये कह रहे हैं? क्या बात है? लेकिन कायरा साहब, ये तो है ना कि आज का मैं इवन बिलावल साहब के जलसों में सुन रहा था, बड़ा क्रिटिसाइज उन्होंने नून लीग को किया। आप मार्च भी सोलो कर रहे हैं, सोलो फ्लाइट कर रहे हैं, पीडीएम को जिस तरह छोड़ा, खैर वो अपना सवालिया निशान है कि खाकान अब्बासी साहब ने जिस तरह नोटिस भेजा जो नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन जो अपोजिशन कमज़ोर होती है तो फ़ायदा तो हुकूमत को होता है, और इस तरह कहा जाता है कि आप की जो पीडीएम से अलहदगी और इस तरह का जो रवैया है वो हुकूमत को मजबूत कर रहा है। मोहतरम कायरा साहब, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि अपोजिशन अगर इकट्ठी होती या हो तो ज्यादा बड़ा दबाव हो सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन बरेलवी साहब, किसने कोशिश की है? पीपल्स पार्टी तो हमेशा बीबी शहीद के दौर में, मोहतरमा नुसरत भुट्टो के दौर में, आसिफ जरदारी साहब के दौर में, अब बिलावल साहब के दौर में, पीपल्स पार्टी हमेशा अपोजिशन को जोड़ती रही है। हमने पीडीएम बनाया था, हम पीडीएम तोड़ने वाले नहीं थे। पीडीएम से हमें निकलने पे मजबूर किया शायद खाकान साहब के उस गैर जिम्मेदाराना और पीपल्स पार्टी के खिलाफ नफरत अमेज रवैये ने, जो उन्होंने हमें शोकाज नोटिस दे दिए, हमें और एएनपी को, जो उनका कोई इख्तियार नहीं था, जो उनका कोई, और फिर उसके ऊपर डट गए कि जी हमने जो किया ठीक किया, जो हमारे लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। शख्सी इज्जत और एहतराम सबका होना चाहिए, जमातों का भी होना चाहिए, उनके सियासी जरूरतें भी देखनी चाहिए। अगर आप कोई एक जमात अपनी मर्जी से बाकी जमातों की इज्जत का ख्याल ना करे, उनकी कैलों की इज्जत का ख्याल ना करे, उनके सियासी मुफाद का ख्याल ना करे, तो कैसे चलते हैं? सो हमने नहीं, जिन्होंने हमें मजबूर किया है उनकी बात करें। बाकी आपका तहफ़्फ़ुज़ दुरुस्त है कि अपोजिशन इकट्ठी होती तो ज्यादा बड़ा दबाव हो सकता, ज्यादा बड़ा असर होता। शुक्रिया कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, आपने वक्त निकाला। और कायरा साहब का कहना है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये तो खाकान अब्बासी साहब ने मैं ख्याल से नफरत अंगेज़ी कहा था कि उनके रवैये के सबब जो उन्होंने नोटिस दिया उस पर पीडीएम से हम अलहदा हुए, पीएम से टूटे। लेकिन बहरहाल मैंने कहा ना कि गिलानी साहब अभी तक पूरी सियासत में जो एक भूचाल आया है उसका एक हिस्सा बने हुए हैं। और इधर सिंध में भी सब कुछ अच्छा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी साबिक़ा चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने जाते जाते वो बिल जो सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने पास किया था उसको कलअदम करार दे दिया है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जीटीवी में एक बार फिर मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और सिंध में एक बार फिर बड़ा भूचाल आया हुआ है
और धरने पे धरना, जमात इस्लामी का धरना 30 दिन बाद इख्तिताम को पहुंचा। आज वज़ीर आला पहुंचे थे। फिर MKM ने जो मैदान जंग वज़ीर आला हाउस को बनाया। फिर आपने देखा कि हमारे मुस्तफ़ा कमाल भाई भी जो हैं वो पिछले 4 दिन से जो है वो धरना दिए बैठे हुए हैं फवारा चौक पर। और सुप्रीम कोर्ट के हमारे साबिक ही कहूँगा, अभी 24 घंटे हुए हैं, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जाते जाते एक ऐसा फ़ैसला दिया है जिसने सिंध हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। यानी वो जो बिल सिंध असम्बली में पास हुआ उसे हमारे जस्टिस गुलजार अहमद ने कलअदम करार दिया, जिस पर पीपल्स पार्टी ने शदीद रद्द अमल का भी इजहार किया है। ये और बात है कि MKM ने इस पर जश्न मनाया कि ये जो उन्होंने इस बिल के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दी थी, बिल के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैंने कहा कि जस्टिस गुलजार ने जाते जाते फ़ैसला ये किया। और वज़ीर आला सिंध अब बहरहाल उनके पास तो जाएंगे कि जो इस बिल पर उनके साथ करीब हैं, और इसलिए आज हमारे वज़ीर आला जमात इस्लामी के मरकज़ में जा पहुँचे। तो देखिए वज़ीर आला साहब, मैंने कहा कि बड़े मोहतात गुफ्तगू करते हैं वैसे, लेकिन फिर भी कुछ कह गए वज़ीर आला साहब। इसका बैकग्राउंड आपको पता है, लोकल गवर्नमेंट का एक्ट सिंध असेंबली ने पास किया था। ये भी आप देखें कि सिंध वाहिद सूबा है जिसमें कानून असेंबली में लाके पास किया। पंजाब में ऑर्डिनेंस के तहत चल रहा है, इस्लामाबाद में जो लोकल गवर्नमेंट है वो अभी तक ऑर्डिनेंस है। हमारा वाहिद सूबा था जो असेंबली में गया, और उसके बाद भी हमने असेंबली में उस वक्त भी कहा था कि जी हम इसमें तरामीम के लिए तैयार है, हमें पता है हमने जल्दी में किया है। ठीक है, तो हमारे वज़ीर आला सिंध मोहम्मद अली शाह साहब का कहना है कि सिंध वाहिद सूबा है जिसने असेंबली के ये जरिए बिल पास किया, वरना पंजाब में भी बता रहे थे। हमारे साथ रेहान हाशमी साहब मौजूद हैं। और रेहान हाशमी साहब, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है उसके, जी हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन रहे हैं, फिर रुकन कौमी असम्बली भी रहे हैं, MKM के सीनियर रहनुमा। रेहान हाशमी साहब, ये जो आप लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अगर जमहूरी तौर पर तो देखें तो वज़ीर आला साहब तो कहते हैं कि जनाब ये सिंध असम्बली ने बिल पास किया है, हमारे वाहिद सूबे ने बिल पास किया था, कोर्टों के ज़रिए कलअदम कर दिया। आप कोर्टों के ज़रिए आप इस तरह के फैसले लाएंगे, इस तरह इदारों को जो है नुकसान पहुँचाएंगे, ख़ासतौर पर बल्दियाती। हाशमी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो तमाम जमहूरियत पसंद लोग और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हो या सिविल सोसाइटी हो कि जो कि तीसरी टीयर के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आवाज बुलंद कर रहे थे, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने की बात कर रहे थे, रूट लेवल डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, और वही बयानिया जो MKM साल से कहती आ रही है, वही बयानिया वो रिपीट कर रहे थे। उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कानून को की पासदारी के लिए पाबंद किया है, अपनी जजमेंट दी है और बहुत ही वाज़ेह दिया है, उसमें पाबंद किया है कि जो रूट लेवल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आर्टिकल 140A जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसका इतलाक उसकी रूह के मुताबिक होना चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। नहीं, रेहान भाई, आप जो मुबारकबाद किस बात की दे रहे हैं? आप जो एक जमहूरियत जो होती है, वो पिलर होता है उसके असम्बली से बिल पास हुआ है, आप मुबारकबाद उन इदारों को दे रहे हैं जिनका सॉरी टू से मिसाली कोई किरदार तो नहीं रहा। आज आप आपके हक में आ गया इदारे का फैसला दुरुस्त। आप लोगों के बारे में जो बेशुमार फैसले गलत अदालतों ने दिए उनको भी दुरुस्त मान लें। पहले तो ये तय कर लें कि लोकल बॉडीज के फंक्शन क्या हैं। अच्छा, चले हम एक लम्हे के लिए आला अदलिया के इस फैसले को आग बंद कर नहीं किया। दुनिया का कोई एक मुल्क बताएं कि जहां पर कचरा उठाने की जिम्मेदारी वजीर आला के पास हो, लोकल बॉडीज के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, बिल्डिंग कंट्रोल, मास्टर प्लान, मास ट्रांजिट हो, या पानी की निकासी तरसील, या दीगर जगहों पर तो लोकल पुलिसिंग भी होती है। मैं ये चंद चीजें जो बता रहा हूँ, मुझे दुनिया का एक मुल्क बता दें, गुलामी से आजाद होने वाले कॉमनवेल्थ के किसी भी एक मुल्क का नाम बताएं जिसके पास वज़ीर-ए-आज़म के इदारे हो, डेवलपमेंट के काम लेजिस्लेटिव बॉडी करती हो, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन या जो शहर गवर्नमेंट देता है, जो 12 साल से सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दिए कराची वालों को, अर्बन सिंध में रहने वालों को, जिसमें कौम के लोग हैं। ये तो नाइंसाफियां होती रही है। तो उस नाइंसाफी के ऊपर सुमोटो एक्शन, वो सुमोटो नहीं था, वो MKM की पटिशन थी 2017 में हमने दायर की थी, रिक्वेस्ट थी। ये तो रेहान भाई, ये तो जाती है ना कि आप तो वो इख्तियार चाहते हैं जैसे कि वज़ीर आला कह रहे थे कि जो वज़ीर आला और वज़ीर-ए-आज़म के पास हैं, आप एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन को, आप एक मेयर को वो इख्तियार देंगे क्या? देखिए, वज़ीर आला के पास कौन से इख्तियार होने चाहिए?
लेजिस्लेशन पे होने चाहिए। एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, पासदारी करने की, कचरा उठाने का उनको चेयरमैन नहीं बनना था, उनको बिल्डिंग कंट्रोल का चेयरमैन बनना चाहिए था। शहर कराची जितना रेवेन्यू दे रहा है उसको उसके रेवेन्यू के मुताबिक देने के मुताबिक कराची को रिटर्न करना था। बड़े एहतराम के साथ जो आला दलिया है वो तमाम बिलों को जो कॉन्स्टिट्यूशन में आया है उसके ऊपर तशरीफ फराहम कर सकती है। देखिए, ये तमाम इदारे एक दूसरे को बैकअप करने के लिए होते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट को एक डेफिनेशन है ना, पब्लिक इंटरेस्ट की इलेबरेटेड। अगर इस्तेहसाली क़ुव्वत बिल फर्ज मुहाल जो कि दर हकीकत है एक मखसूस माइंड सेट जो पाकिस्तान पर तसल्लुत जमा चुका है, जो पाकिस्तान के 98% जो लोग हैं, डिप्राइव्ड लोग हैं, उनका इस्तेहसाल कर रहा है, उनकी दादरसी के लिए कोई तो हो। और आला दलिया ने किया, और हमने ये देखा था, इस पर हमने पिटीशन लगाई थी कि लोकल गवर्नमेंट का 1973 में आर्टिकल 140 में मौजूद है ना। अगर आर्टिकल 140 है, ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स शैल बी डिवॉल्व फ्रॉम द प्रोविंसेस टू द लोकल गवर्नमेंट। शेल का लफ्ज इस्तेमाल करके कह रहा है, अगर कोई कानून दान हो तो शेल का लफ्ज कानून में किस जगह पे इस्तेमाल होता है? जहाँ पर इन्फोर्समेंट होती है। ये जरूर है कि इसकी मजीद तशरीह की जरूरत है। आर्टिकल 140 भी आना चाहिए। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन 12 सालों से नहीं किया। कराची जिस तनासुब से दे रहा है, देखिए मैं जब कराची की बात करता हूँ ना तो मैं तमाम कौमियतों की बात कर रहा हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग महाजिर कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर तमाम कौम के लोग रहते हैं। अगर ठीक है रेहान आचवी साहब ये कह रहे थे कि वो सिर्फ सिंध के शहरी इलाके या कराची के अवाम की बात नहीं कर रहे थे, और ये मुबारकबाद देख रहे थे कि एक ऐसा बिल जो उनके ख्याल में जमहूरी नहीं है, अवामी उमंग के नुमाइंदा नहीं है, उसको मुस्तरद कर दिया गया। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।